नमस्कार, टाइम्स नव भारत पर आपका स्वागत है। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या अगर आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला नहीं आया तो देश के टुकड़े करने की धमकी देंगे? सवाल यह भी है कि क्या एक ईंट भी नहीं देंगे कहने वाले मौलानाओं को कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा। और सवाल यह भी है कि देश की अदालत के फैसले पर सवाल उठाना क्या कोर्ट की अवमानना करना नहीं है, वो भी तब जब यह फाइनल फैसला नहीं है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल तो उठा दिए, साथ ही देश के गुलाम होने और टुकड़े टुकड़े होने की धमकी दे दी। सवाल है कि कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाकर और देश तोड़ने की धमकी देने के पीछे मौलाना की मंशा आखिरकार क्या है? इस तरीके की भड़काऊ बातें वो क्यों कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में क्या आया? तथा कथित धर्म के ठेकेदारों को परेशानी होने लगी। देश में भड़काने का काम शुरू हो गया। छाती पीट पीट कर नफरती एजेंडा चलाया जाने लगा। देश के टुकड़े करने की सरेआम धमकी दी जाने लग गई। देश की अदालतों पर ही सवाल उठाने लग गए। ये नफरती एजेंडा और धमकी देने का काम किसी और ने नहीं बल्कि उस शख्स ने किया जो देश के भविष्य यानी छात्रों को शिक्षा देते आए। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के पूर्व प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने ऐसा जहर उगला कि हाईकोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। यहां तक कह दिया कि देश में झगड़ा बढ़ाने के लिए अदालतें सोच समझकर ऐसा फैसला दे रही। हाईकोर्ट और ज्यादातर कोर्ट आजकल फैसला ये सोच के कर रहे हैं कि हमारे देश में झगड़ा बढ़ाना है, घटाना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलना है, बल्कि आस्था और अपनी अपनी जो सोच है, अपनी अपनी जो ख्वाहिश है, उनकी एतबार से ये काम का किया जा रहा है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर एएमयू के पूर्व प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने फिर वही पुराना राग अलापा। 1968 के तथाकथित समझौते को सही ठहराने की कोशिश की। पंडित मदन मोहन मालवीय का जिक्र किया और आरोप लगा दिया कि अब हाईकोर्ट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने के लिए जानबूझकर ऐसा फैसला दे रहा है। दोनों अपनी अपनी जगहों पे अलग अलग हैं। कृष्ण जन्मभूमि अलग है और बाबरी मथुरा की शाही ईदगाह अलग है। दोनों अलग अलग रहेंगे। और उस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी गारंटी दी थी कि आइंदा ऐसा कोई नहीं होगा। उस वक्त के डीएम और एसएसपी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसकी दस्तखत किए थे गारंटी के ऊपर। उसके बावजूद जानबूझ के हाईकोर्ट का ये फैसला विवाद बढ़ाने के लिए, देश में झगड़ा पैदा करने के लिए और आपस में हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और एक्ट के भी खिलाफ है, फैसले के भी खिलाफ है, समझौते की भी खिलाफ है। हद तो तब हो गई जब एएमयू के पूर्व प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान धमकी पर उतर आए। जाहिद अली खान ने देश को गुलाम बनाने और तोड़ने की धमकी तक दे डाली। गुलाम होने में और टूटने में जरा सी देर लगती है। रूस हमसे बड़ी ताकत था, सोवियत यूनियन, 16 मुल्क बन गए। जो तुम्हारा जी चाहे लिख लो, तुम्हारी हाथ में कलम है, तुम्हारे हाथ में ताकत है। देख लो, अगर इस देश को बर्बाद करने के लिए और दोबारा गुलाम बनाने के लिए और दिलों में फूट डालने के लिए ये काम होता रहेगा तो फिर इस मुल्क को अल्लाह ही बचा सकता है, वरना इस मुल्क का खुदा हाफिज। इसके अलावा और अगर चाहें कि मुसलमान मस्जिद छोड़ दें तो कयामत तक हम मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। एक ईंट तो एक ईंट, जर्रा बराबर भी मस्जिद का हिस्सा हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह हमारा वाज़ेह और स्पष्ट मौक़िफ़ है। दरअसल कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी, वर्शिप एक्ट की दलील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट की दलीलें भी खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। इसी फैसले के खिलाफ एएमयू के पूर्व प्रोफेसर बौखला गए और धमकाने पर उतर आए। ऐसे में सवाल है कि अगर फैसला आपके हक में नहीं आएगा तो क्या देश को तोड़ने और बांटने की धमकी दोगे?
कि अदालत के फैसले पर इस तरह सवाल उठाना कोर्ट की अवमानना नहीं है। सवाल यह भी है कि देश संविधान से चलेगा या ऐसे भड़काऊ मौलानाओं के कट्टरवादी सोच से। सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे नफरती और जहरीले बयानबाजी करने वाले प्रोफेसर साहब क्या बच्चों को भी ऐसी ही कट्टर और नफरती शिक्षा देते आए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी, हिंदू पक्ष के वकील, जुड़े हैं। विनोद बंसल जी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सैयद मसूद उल हसन है जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी मेहरदीन रंगरे जो कि एमआईएम पार्टी के नेता प्रवक्ता, और अब से थोड़ी देर में फाजिल अहमद जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मसूद उल हसन आपसे शुरुआत करता हूं। हिंदुओं के पक्ष में एक राउंड का फैसला आ गया तो देश टूट जाएगा, ये धमकी नहीं तो और क्या है? और धमकी देंगे क्या? ये धमकी नहीं है, ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। और दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट के जिस किसी जज साहब ने ये फैसला दिया है, शायद उन्होंने अभी जो बाबरी मस्जिद पे फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था वो शायद उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लियरली ये मेंशन किया है कि ये फैसला जो है वो और किसी भी जो विवाद इस तरीके के पुराने हैं उनको उखाड़ने के लिए मिसाल नहीं बनेगा। पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जब 1968 में एक एग्रीमेंट हो गया, मावलंकर जी उस वक्त मौजूद थे, और वहाँ पर क्या नाम है, ईदगाह कमेटी ने कुछ ज़मीन जन्म स्थान को दी अपनी तरफ से, और वो फैसला हो गया। वहाँ पर कुंड भी मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर अब बराबर की मस्जिद नहीं, मैं मसूद भाई क्या है, मैं मसूद भाई क्या है जो आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की, विष्णु शंकर जैन जी उसका जवाब दे देंगे। उनसे बेहतर कोई देश में हो नहीं सकता उस पर जवाब देने के लिए। नंबर एक बात नहीं, उनसे नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए मसूद भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है। अरे सुनिए सर, मसूद भाई अभी एक एक करके सवाल आगे बढ़ाते हैं। अभी एक एक करके सवाल आगे बढ़ाते हैं। सुनिए सर, सुनिए, एक एक करके सवाल आगे बढ़ाते हैं। देश को गुलाम होने और टूटने में जरा सी देर नहीं लगती है। ये धमकी वाली भाषा नहीं है। कोर्ट का फैसला ठीक नहीं लगेगा तो देश में टूटने की धमकी देंगे। ये धमकी वाली भाषा तो क्या है? ये चिंता वाली भाषा है। नहीं, चिंता वाली भाषा नहीं है। मुझे चिंता नहीं लगा मसूद भाई, मुझे चिंता नहीं लगा, मुझे ये धमकी वाली भाषा लगी। हाई कोर्ट के जज साहब को भी राज्यसभा जाना हो भाई, हो सकता है हाई कोर्ट के जज साहब को भी राज्यसभा जाना हो। नहीं, मतलब आपके हिसाब से जो नहीं आया तो वो राज्यसभा चला गया, वो हिंदू मुस्लिम करने लगा, वो आप अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करेंगे। नहीं, आप अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करेंगे। देश को दोबारा गुलाम बनाने और फूट डालने के लिए काम हो रहा है। ये कह दें ये धमकी वाली भाषा नहीं है, ये तो चिंता वाली भाषा है। नहीं, चिंता नहीं लग रही है। चिंता व्यक्त की गई है। चिंता नहीं, टूटने की बात कहकर कोई चिंता नहीं व्यक्त करता है। वो कहता है कि भाई देख लो, बांटने की साजिश हो रही है देश को। अच्छा, हमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है आंखों से। बोलते बोलते बार बार बाबरी का आना वो बांटने की साजिश नहीं है, आपको लगती है? बाबरी का जो दर्द है वो आपका अभी तक नहीं जा रहा है। ये सब काम करने के लिए हो सकता है इनको कोई पैसा मिलता हो वहां से, ये भी हो सकता है ना। अच्छा, चलिए विष्णु जी आप ही जवाब दीजिए इनको। कह रहे हैं ये धमकी वाली भाषा नहीं है, आपको पैसा मिल रहा है। किसको पैसा मिल रहा है, किसको राज्यसभा जाना है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं इस तूतू मैमे की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अपनी बात को फैक्ट से प्रूफ करूं। आपने यहाँ पे अभी मसूद भाई ने कहा कि भाई हो सकता है कि उनको राज्यसभा जाना हो, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक और जज साहब थे, उनको गवर्नर बनाया गया एक पर्टिकुलर राज्य का, उसके ऊपर वो चीज उनको नहीं दिखती है। आपने जो ऑनरेबल जस्टिस गोगोई साहब है उनके ऊपर यहाँ पे आक्षेप लगाया, पर जो उसी बेंच में दूसरे जज साहब थे उनको गवर्नर बनाया गया एक दूसरे राज्य का, वो चीज आपको नहीं दिखी। पॉइंट नंबर वन। उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है राकेश जी, इन्होंने अभी नाम बदलने से, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट सुन लीजिए सर, नाम बदलने, एक मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने, सॉरी। अच्छा, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात यह है, देखिए राकेश जी, इन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया राम मंदिर के केस में, और ये कहा जिस तरह की, मैं एक पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की ये भाषा एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए और ऑनरेबल जज के लिए यूज कर रहे हैं, ये अपने आप में कंटेम्पचुअस है। तो आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब का भी अभी बयान सुनाया है, वो कंटेम्पचुअस है। इस तरह की भाषा आप कोर्ट की डिग्निटी को, कोर्ट की मर्यादा को गिराने का काम कर रहे हैं, और पर्सनल अटैक जो आप ऑनरेबल जजेस पे और हाई कोर्ट पे कर रहे हैं, ये क्लियर कट केस ऑफ कंटेम्प्ट है। पॉइंट नंबर वन। राकेश जी ये बताइए, ज्ञानव्यापी के केस में
जब हमने शिवलिंग की एएसआई की मांग की थी 14 अक्टूबर को, वो रिजेक्ट कर दी गई थी। आपने मेरा बयान सुना, क्या मैंने इस देश की न्याय प्रणाली के खिलाफ कोई बात कही? उसके बाद जब ज्ञान व्यापी के केस में ही अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था एएसआई सर्वे के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था एएसआई सर्वे पे, क्या मैंने कोर्ट के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई बात कही? आज भी जो ज्ञान व्यापी परिसर में शिवलिंग की एएसआई जांच का मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। क्या किसी भी हिंदू पक्ष के व्यक्ति ने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात कही? मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो सर्वे का आदेश हुआ, उस सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। क्या हिंदू पक्ष के किसी भी व्यक्ति ने आप फव्वारे के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात कही? तो देखिए हम लोग कोई भी, देखिए हम लोग, सर एक मिनट कंटिन्यूअसली वहां से बोलने से बात नहीं चलेगी, हम मुझे अपनी बात करने दीजिए। मैं एक मिनट विष्णु जी 20 सेकंड, विष्णु जी 10 सेकंड, एक मिनट। मसूद भाई सुनिए, एक बात पहले बता दूं सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रूव नहीं हुआ कि शिवलिंग है, तो ये भी जान लीजिए कि प्रूव नहीं हुआ कि फव्वारा है। इसलिए अगर आप शिवलिंग नहीं बोल सकते तो फव्वारा भी मत बोलिए। एक बात याद रखिए सर। चलिए विष्णु जी अपनी बात पूरी करिए। तो पत्थर बोल लीजिए, पत्थर नहीं अभी नहीं कुछ मत बोलिए भाई, अभी कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए मसूद भाई, कुछ मत बोलिए। और प्रूफ हो जाने की बात है तो पहले प्रूफ हो जाने दीजिए। तो अभी विष्णु शंकर जैन को आप सुनिए, अभी सुनिए सर, अभी सुनिए सर, वो भी बता दूंगा, जब उसकी बात आएगी तो वो भी बता दूंगा, रुक जाइए। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे राम मंदिर के फैसले का जिक्र किया, मैं इनको बताना चाहता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा हो सकता है कि जज साहब ने वो फैसला नहीं पढ़ा, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कल जो माननीय न्यायालय ने जजमेंट दिया है, काफी डिटेल्ड जजमेंट दिया है। शाही ईदगाह मस्जिद को 4 महीने सुनने के बाद जजमेंट दिया है, और जजमेंट राम मंदिर के ऊपर बेस करके नहीं दिया है। तो अगर आप ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इस जजमेंट का आधार जो कल आया है वो राम मंदिर का केस है, तो आप केस के शायद, मुझे लगता है बहुत रिस्पेक्ट से, अदब से मैं कहना चाहता हूं, ऐसा हो सकता है कि कल जो ऑर्डर आया उसको आपने पढ़ा ही नहीं है। ऑर्डर का बेसिस राम मंदिर का जजमेंट नहीं है, इस केस के पेक्यूलियर फैक्ट्स हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों नहीं अप्लाई होता है, उसके 2 कारण ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिए हैं। पहला कारण यह है कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा हुआ है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा वहां पे एक्ट नहीं अप्लाई होगा। दूसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, ऑनरेबल हाईकोर्ट का 19 दिसंबर 2023 का खुद का फैसला है ज्ञान व्यापी के केस में, जिसमें यह बात होल्ड की गई है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। यहां पे बात यह हो रही है कि कोई आदमी केस फाइल करेगा और उसको माननीय न्यायालय में यह हक मिलेगा एविडेंस के द्वारा अपनी बात प्रूव करने का। तो अभी तो इस केस का ट्रायल चलेगा, एविडेंस लीड की जाएगी। और एक बात और कहना चाहता हूं राकेश जी, बहुत अगेंस्ट द रिकॉर्ड बात कही गई है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का निधन 12 नवंबर 1946 को हुआ था, और जो प्रोफेसर साहब है वो कह रहे हैं कि पंडित जी ने समझौता करवा दिया। समझौता हुआ है 12 अक्टूबर 1968 को। तो ये इन्होंने अगेंस्ट द रिकॉर्ड बात कही है, क्योंकि जब समझौता हुआ था तो पंडित जी मौजूद नहीं थे। उनका जो निधन है वो 12 नवंबर नहीं, तो अब तो मसूद भाई एक बात बताइए, स्वर्ग से आए थे क्या? 12 अक्टूबर ये एक मिनट, ये आपने जो पॉइंट उठाया, मैंने इसको अपनी ओर से नहीं बोला, क्योंकि फिर कहते कि आप ही वकालत कर रहे हैं। अब बोलिए मसूद भाई, रिकॉर्ड का तारीख का पता नहीं है, तारीख का पता नहीं है, और उसके बाद जो है, अरे सुन तो लीजिए राकेश पांडे जी, अरे पंडित जी सुनिए, मैंने मावलंकर साहब का नाम लिया था जो उस वक्त मौजूद थे, कृष्ण जन्म स्थान के अध्यक्ष थे ट्रस्ट के। मैंने उनका नाम नहीं लिया, उनके बयान की बात कर रहा हूं। मुफ्ती जाहिद साहब ने लिया, वो आपकी बात वो जाने, मैं, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा चलिए, तो नहीं ठीक है मसूद भाई, मैं आप ही की बात को ले रहा हूं। आपने कहा कि जन्म स्थान ने जो समिति थी उसने जो है वो समझौता किया, उस पर हस्ताक्षर हुआ, एग्रीमेंट हुआ। अब बताइए कि उसको अधिकारी नहीं था भाई, उसकी जमीन नहीं, तो उसने वो समझौता हस्ताक्षर कैसे कर दिया? ट्रस्ट के पास जमीन का मालिकाना हक है, उसने साइन किया नहीं। आपकी जमीन पर कोई और आकर साइन करेगा? मेहरदीन अंग्रेज करेंगे क्या कि मैं मसूद हसन के भाई की जमीन का समझौता कर दे रहा हूं? बड़ी अजीब सी बात है। कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह कमेटी के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अरे तो जन्म स्थान को, अच्छा मैं आपको सिंप्लीफाई करवा दूं क्या? जरा ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए, जन्म स्थान के पास उस मंदिर भूमि का मालिकाना हक नहीं है? नहीं, अब सुनिए, चलिए विष्णु जी जरा इन्हें समझाइए इन्हें। नहीं, आपने शायद उसके बारे में पढ़ा नहीं है सर, आपने नहीं पढ़ा है, सुन लीजिए सच्चाई, क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए ना। कि वो सबसे पहले वो जो जमीन खरीदी गई थी वो एक परिवार ने खरीदी, उसके बाद वो डालमिया फैमिली के पास, उसके बाद बिरला फैमिली के पास गई, फिर वो डालमिया फैमिली के पास आ गई, फिर वो जन्म स्थान बना दिया गया वहां पर। अब सुन लीजिए मसूद भाई, सुन लीजिए, इसकी भी सच्चाई सुन लीजिए, उसकी भी सच्चाई सुन लीजिए। विष्णु जी जरा बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पूरी क्रोनोलॉजी मौजूद है।
हाँ सर ठीक है। देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे रख देता हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कुछ फैक्ट्स रख देता हूँ, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से डिबेट कर सकते हैं। फैक्ट्स ये है कि 1670 में औरंगजेब ने जगह को तोड़ा था, 1770 में, और ये भी रिकॉर्डेड फरमान है, उसको मुझे यहाँ पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, और ये भी आदेश दिया गया था जितनी वहां पे मूर्तियां हैं बड़ी और छोटी, आगरा की जैनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दो कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उस पर कुछ चलते हुए जाए। 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ जहां पे मराठाओं ने जगह को जीता, और 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस 13.37 पूर्ण भूमि का ऑक्शन किया था, और उस ऑक्शन को 1815 में राजा पटनीमल ने, जो बनारस के राजा थे, उसको ऑक्शन परचेज में खरीदा था। उसके बाद कालांतर में राजा पटनीमल के जो वारिस थे उन्होंने सारी संपत्ति पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के दिशा निर्देश के अनुसार पे यहाँ पे एक ट्रस्ट का गठन किया गया 1951 में। उस ट्रस्ट का नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जो आज भी मौजूद है और आज भी फंक्शनल है। और जो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया है। ये कॉम्प्रोमाइज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया है। एक मिलते जुलते नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। 1958 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने मुकदमा दायर किया 1964 में। उस मुकदमे में कॉम्प्रोमाइज हुआ जिसमें द्वारका प्रसाद मिश्र जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, आनंद शय्यम अयंगार जो गवर्नर थे बिहार के, इन सारे लोगों ने मिलकर वो साइन किया। अब पॉइंट इन इशू ये है कि जिसका ओरिजिनल मालिकाना हक था वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट थी, और ट्रस्ट ने साइन कॉम्प्रोमाइज पे नहीं किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये क्लियर प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है, और ये सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है कि देवता की संपत्ति के साथ गलत ढंग से एलिनिएशन नहीं किया जा सकता है, और उसके लिए भक्त और भगवान दोनों कोर्ट में अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आ सकते हैं। तो ये पूरी 13.37 एकड़ जमीन जहां पे भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया, ये पूर्ण भूमि है, मोक्षदायिनी भूमि है, और इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ठीक है, अब मसूद भाई आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इन्होंने खुद कहा कि वो किस तरह से पूरा इन्होंने क्रोनोलॉजी आपको बताई, और उसके क्रोनोलॉजी तो समझ लीजिए ना कि सर ट्रस्ट ने साइन नहीं किया, जिसके पास जमीन का मालिकाना हक उसने नहीं साइन किया। मैं यही तो समझा रहा हूं कि आपकी जमीन पर मेहरदीन जाकर थोड़े नहीं साइन करेंगे। अलग अलग कैसे हो गए? नाम अभी अलग है, जीते उस टाइम। अच्छा चलिए ठीक है, ये अलग है कि एक है, क्या है मसूद भाई? अलग है। यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जाकर कोर्ट में साबित कर दीजिए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है जो विष्णु जी कह रहे हैं। लेकिन मेहरदीन, अगर आपको लग रहा है कि हिंदू पक्ष गलत है तो ये कोर्ट में ही साबित हो सकता है कि भाई सही है कि गलत है। लेकिन एक राउंड आया कि भाई हम सुनेंगे हिंदू पक्ष की बात, सिर्फ इतनी बात है, तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा, देश टूट जाएगा, देश रूस के रास्ते पर चला जाएगा, तो धमकी तो मानेंगे इसे। देखिए राकेश भाई, जब हमारी देश की अदालतों का काम होता है इंसाफ का, मगर जब अदालतें एक आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं और एक आइडियोलॉजी के मानने वाले लोगों को जो है, जितने भी हमारे संस्थान हैं उन लोगों में आरएसएस के लोग कैसे वहां पर जाकर बैठते हैं और वहां पर जाने के, मगर जब तक वो वहां रहते हैं तब तक तो वो अदालत का काम करते हैं। जैसे ही वो वहां से अपने पद से जो है इस्तीफा देते हैं तो तुरंत वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। और इसका उदाहरण वो 4 जज हैं जिन्होंने जो है अयोध्या वाले केस में जजमेंट दिया था, जो अभी भाई शंकर जैन साहब ने भी बताया कि एक तो राज्यसभा चले गए, एक एलजी बन गए, एक बात कहूं मेहरदीन, इस तरीके का जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं। अरे सुनिए एक बात, अगर आपको हर जज लगेगा कि वो भाजपा से मिल जाएगा, हर जज लगेगा कि वो, तो क्यों जाते हैं कोर्ट में लड़ाई लड़ने? भाई मैं आपको फ्री की एडवाइस दूं, सुनिए सर, जाकर मुस्लिम पक्ष से कहिए कि फैसला आना नहीं है, मत लड़ो भाई, पहले ही दे दो फिर। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपको लगता है कि आखिरी फैसला यही आना है, देखिए तो क्यों कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? देखिए तो या तो तय कर लीजिए कि कानून पर भरोसा है, या तो तय कर लीजिए कि संविधान की मानेंगे, कोर्ट की मानेंगे। राकेश भाई, ये देश आस्था से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। हाँ तो संविधान कोर्ट तय करेगा ना भाई, कुछ लोग संविधान के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, या मेहरदीन अंग्रेज तय करेंगे? अरे कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो निजी स्वार्थ के लिए इस तरीके के, आपने ये भी देखा होगा जो काशी वाला मसला था, जिन्होंने वहां पे पूजा के लिए इजाजत दी थी, वो अगले दिन ही वो रिटायरमेंट था उनका, एक दिन पहले ही जो है वो फैसला देके अपने चले गए। तो ये कहीं लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट के एक दिन पहले फैसला नहीं देते हैं? नहीं सर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अदालत कहीं लिखा हुआ है क्या? जितने भी हमारे देश के संस्थान हैं, रिटायरमेंट के एक दिन पहले फैसला नहीं देते। सवाल खड़ा हो रहा है। सुनिए मसूद भाई, कौन से जज ने कौन सी पार्टी कब ज्वाइन की, अगर 47 के बाद देखेंगे इसका लंबा इतिहास, मैं नहीं जाना चाहता हूँ उधर, मैं नहीं जाना चाहता हूं उधर। और कंटेम्प्ट का मसला ये है, ये विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं, और विष्णु शंकर जैन जी, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं सर, आगे इस मामले की सुनवाई होगी, एक सवाल में छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं विनोद बंसल का रुख करूंगा।
कि क्या आप लोग आगे की सुनवाई में इसको अपील करेंगे कि ये मुफ्ती, ये मौलाना, ये पैनलिस्ट इस तरीके की बातें कर रहे हैं और माननीय जज साहब ये देखिए कंटेम्प्ट हो रहा है पब्लिक फोरम पर? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सोएता संज्ञान जब बिल्कुल, तक मैं हमारी इसको देश की राकेश भाई अदालतें रेस नहीं करूंगा। आज लेंगी, यहाँ पे जितनी वो बातें हुई हैं, जो इस तरीके एक के मिनट, 22 फैसले आज यहाँ दे पे रहे हैं, जितनी रुकिए, मैं बातें रुकिए। ऑनरेबल कार्रवाई जजेस के नहीं खिलाफ होगी, की गई हैं उनको नहीं और हटाया ऑनरेबल जाएगा। हाई कोर्ट की मर्यादा के ऊपर की गई बार-बार खड़ा हैं, होता इसके है। खिलाफ डेफिनेटली मैं कंटेम्प्ट फाइल करूंगा। जो प्रोफेसर साहब ने कहा है और जो यहाँ पे पैनलिस्ट ने आज शब्द यूज किए हैं माननीय न्यायालय के खिलाफ, ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, मुझे लगता है कंटेम्प्चुअस है। इसके खिलाफ जो कंटेम्प्ट की याचिका है वो हम डालेंगे। पॉइंट नंबर 1, देखिए राकेश जी, मैं कहना चाहता हूं आज जो आपके शो पे सारी बातें हो रही हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सारी बातें की जा रही है न्यायालय के खिलाफ और ऑनरेबल जजेस के खिलाफ। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है। और इनका देखिए, मैंने आपको उदाहरण बताए जहां पे एक पर्टिकुलर फैसला आया और हम लोगों ने उसको माना और उसके लिए एक न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं। पर आप जिस तरह से यहाँ पे आज बातें कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट पे, ऑनरेबल जजेस पे, मुझे लगता है ये आपने लॉ का वायलेशन किया है, ये आपने कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का और इस तरह की भाषा आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। फाजिल भाई रुक जाइए, आऊंगा आपके पास। फाजिल भाई रुक जाइए, थोड़ा सा लेट आप जुड़े, थोड़ा सा रुक जाइए। अब विनोद बंसल जी, संविधान की दुहाई, संविधान की धज्जियां, लेकिन जज पर टिप्पणी कर दें तब संविधान इनके हिसाब से बचा रहता है। क्या तो इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोर्ट तय करेगा लेकिन कोर्ट की मानेंगे भी नहीं। तो ये सोचा समझा दिमाग में क्या चल रहा है आपके हिसाब से? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा आपसे कि कम से कम आपकी डिबेट पर जो एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हैं और एक बड़े एंकर के सामने हम लोग डिबेट कर रहे हैं, उसके सामने भी मेरे आराध्य देव देवादिदेव देव भगवान की आज शिवरात्रि के दिन उसको पत्थर फेंक दे और ये जिहादी जो है ना, ये उसको फव्वारा बता दे। ऐसे जिहादी के खिलाफ सब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसको तुरंत सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये जो आपने प्रूफ कर दिया सैयद है, हाजी है, फाजिल है, तुमने सारे के सारे लोग जो है जी एक साथ मिलकर के देश विरोध कर रहे हैं। शिवलिंग है, पहले ये बताओ। संविधान का प्रूफ किया? अरे चुप रहे। प्रूफ किया कि नहीं? बदमाश कहीं का। पहले बताओ, कोर्ट में प्रूफ हुआ? डिबेट में पत्थर नहीं फेंकते, हाँ पत्थर नहीं फेंकते। अरे क्या एक मिनट, मैं बीच में आता हूं। एक मिनट, विनोद बंसल जी और मसूद हसन, अरे सुनिए, मैं दोनों को कह रहा हूं, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ सम्मानजनक भाषा रखिए। और मसूद भाई रुक जाइए, क्या गलत क्या सही वो देखने के लिए मैं बैठा हूं। और बार बार आप शिवलिंग को फवारा बता रहे हैं दहाड़ कर, तो इससे भी आप चुप रहिए। ये शुरुआत आपने की थी कि फवारा को शिवलिंग। विनोद बंसल जी, मैं अपने सवाल पर, राकेश भाई हमारी नंबर आएगा, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? विनोद बंसल जी, मैं जो विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये सोची समझी साजिश है, तो ये साजिश क्या हो सकती है? राकेश जी, दो बातों में राकेश भाई, मैं एक तो विष्णु शंकर जैन जी को निवेदन करूंगा कि आपका स्तर वो नहीं है कि भैंस के आगे बीन बजाते रहे। इन लोगों के सामने कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है कि टाइम्स नाउ के सीधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, कम से कम आपने जो विषय रखा है उसको एक एनलार्जन पर्सपेक्टिव में देखेंगे लोग। लेकिन नहीं विनोद जी, ये मसला क्या चल रहा है विनोद बंसल जी, ये विष्णु शंकर जैन को पता होना चाहिए। इसीलिए हमने उनको कार्यक्रम में शामिल किया कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसको लेकर कोर्ट के बारे में क्या क्या बातें कही जा रही हैं, ये उनको पता होना चाहिए। अब अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, इन तीनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करना चाहिए इमीडिएटली। शिवरात्रि का महापर्व है, मैं आपके सभी दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शंकर की कृपा सब पर बरसती रहे और ऐसे जिहादियों, अत्यवादियों, देशद्रोहियों के खिलाफ भगवान शंकर कोई न कोई कार्रवाई अवश्य करें। मैं कहूंगा ऐसी भाषा में सबसे बड़े आतंकी और जिहादी की मानसिकता तो आपकी है। आपकी तो सकल सूरत से ही लगता है कि आप कितने बड़े जाहिल इंसान हैं जो दूसरे लोगों को। एक मिनट बीच में, विनोद बंसल जी, यहाँ पर कोई नहीं प्लीज, ये जिहादी इस तरीके के शब्द प्लीज सर मेरे शो में मत किया करिए। मैं अपने शो में अपने पैनल पर किसी भी जिहादी को नहीं बुलाता हूं। ये राष्ट्रवाद शो का नाम और यहाँ पर राष्ट्र के ही लोग होते हैं, तो अपनी भाषा हाँ ठीक है जी, मैं बिल्कुल सभ्य भाषा का प्रयोग करूंगा। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरे आराध्य देवादिदेव भगवान के बारे में पत्थर का और शिवलिंग का और गुब्बारे की बात ना करें। ऐसे व्यक्ति को मैं जिहादी से ज्यादा। ठीक है सर, आप अपनी बात रखिए ना, माफी नहीं मांगी विनोद जी, आप अपनी बात रखिए, वो माफी मांगे नहीं मांगे छोड़ दीजिए सर। इस जिहादी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं प्लीज ये शब्द नहीं, प्लीज ये शब्द नहीं, प्लीज ये शब्द नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फाजिल अहमद आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए।
मसूद हसन, मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर उनको जिहादी शब्द के लिए रोका तो आपको भी कह रहा हूं, तुम तड़ाक पर मत उतरिए सर। ये चौक चौराहे का शो नहीं है, घर की गली में बैठे हुए हैं। चलिए फाजिल अहमद, आपके पास आ रहा हूं। फाजिल अहमद, कानूनी लड़ाई लड़ने की बात है, फाइनल फैसला तो आया नहीं, दलीलें रखनी है, सबूत रखने हैं, कोर्ट को जो फैसला देना होगा वो कोर्ट देगा फाइनल। लेकिन दूसरे पक्ष की सुनी ही ना जाए और कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गया तो ये दबाव बनाया जाए, उसी लिए ये देश तोड़ने की धमकी है क्या? देखिए राकेश भाई, 2-3 बातें आ गई। एक तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, सबरीमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद का आह्वान किया था। वो भूले नहीं आप, ना हम भूले ना देश भूला। सबरीमाला के खिलाफ जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो भारत बंद किया बीजेपी ने, नहीं माने सुप्रीम कोर्ट को। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली में पटाखा नहीं जलाओगे तो बीजेपी पूरे देश में हर साल से ज्यादा पटाखा जलाया इन लोगों ने और कहा कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को। और अभी मदरसा के मामले में हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट मामले को समझ नहीं पाया। इसलिए सुनिए, अब सुनिए फाजिल भाई, जो आपने बात बोली तो इस देश में ये भी गाइडलाइन आई, सुनिए ना सर, इस देश में मुहर्रम के लिए गाइडलाइन आती है तो आप सवाल उठाने लगते हैं। ये कहा जाए कि इलीगल स्लॉटर हाउसेज ना चले तो आपको लगता है मुसलमानों पर हमला हो गया। इस देश में ये कहा जाता है कि खुले में कुर्बानी ना दी जाए तो आपको दिक्कत हो जाती है। कानून की बात कर रहा हूँ मैं, कानून की बात कर रहा हूँ। तो कानून है क्या कि खुले में स्लॉटर हाउस चलेंगे, इलीगल स्लॉटर हाउस चलेंगे? ये कानून है क्या देश में? हमें कोई दिक्कत नहीं होती। 91 वर्शिप एक्ट में साफ लिखा है कि 3 साल की सजा है, कोई न्यायालय में कोई वाद नहीं चल सकता। अरे भाई साहब, कोई वाद नहीं चल सकता किसी न्यायालय में, बहुत साफ लिखा है उसमें 3 साल की सजा है। अच्छा, आप वो 3 साल वाला, अरे सुनिए ना फाजिल भाई, आपको ये बात तब नहीं बोलनी चाहिए थी जब विष्णु शंकर जैन जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। धार्मिक स्वरूप क्या होगा ये तय करने से कहाँ रोका है? ये कौन सा 3 साल वाला नियम बता रहे हैं विष्णु जी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भारत बंद किया था। देखिए राकेश जी, मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट, और 91 वर्शिप एक्ट, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। सुनिए फाजिल भाई, आपका कंफ्यूजन दूर करवा दे रहा हूं। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। राकेश भाई, अगर आज किसी को कोर्ट के फैसले का विरोध है और कोई आदमी कोर्ट के फैसले को नहीं मानता है तो उसके पास बीच में तो उसके एक मिनट फाजिल भाई आप तय नहीं करेंगे सर, मैं कब की किसी और कितनी देर बात सुनूंगा। आपने एक फैक्ट रखा अपने हिसाब से, अब उसका मैं फैक्ट चेक करवा देता हूं अपने हिसाब से। रुक जाइए, आप यहां से ऐसा थोड़ी नहीं कि प्रोपेगेंडा फैलाकर चले जाएंगे। अब आपने अपने एक बात कही है, उसका सही जवाब सुनिए। बोलिए विष्णु जी, रुक जाइए प्लीज सर, फाजिल भाई रुक जाइए। देखिए राकेश जी, अगर किसी आदमी को कोर्ट के फैसले पे उनको आक्षेप है, उनको लगता है कि फैसला सही नहीं हुआ है, तो उनके पास लीगल रेमेडी है उसको हायर कोर्ट में अपील करने की और हायर कोर्ट में अपनी बात कहने की। और अगर आपको कोर्ट के फैसले में कुछ आपको लगता है कि गलत है तो एक लॉ में एक प्रोविजन है रीजनेबल क्रिटिसिज्म, आप उसका रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पर अगर आप जजेस के ऊपर और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं तो वो रीजनेबल क्रिटिसिज्म की श्रेणी से बाहर जाता है और आप उनके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं जो कि कंटेम्पचुअस है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 राकेश जी ये है कि अगर ऐसा देखा जाए तो शाह बानो के जजमेंट जब आया था तो उसका भी विरोध किया गया था और भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट है। राम मंदिर का फैसला आया था, आपके पास वो सारे तथ्य हैं जब ये एक पार्टी इसलिए तैयार थी कि अगर वो पावर में आएगी तो राम मंदिर के फैसले को पलट देगी। तो देखिए हर आदमी अगर कोई जजमेंट, हमारा देखिए काम क्या है कि अभी हमारे सामने काफी बड़ा एक लीगल काम है। अभी कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि ये केस मेंटेनेबल है, चलने लायक योग्य है और अभी हम कोर्ट के सामने काफी एविडेंसेस देने वाले हैं और इसीलिए मुझे लगता है इन लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि जब वो एविडेंसेस हम कोर्ट में रखेंगे तो ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि शाही ईदगाह मस्जिद एक इंक्रीजमेंट का केस है। अब मेहरदीन भाई परिसर के अंदर अब मेहरदीन एक बात बताइए, केस मेंटेनेबल है सिर्फ इतना ही है, सुनवाई हुई नहीं, केस पर कोई टिप्पणी अभी उस तरीके से आई नहीं, उसके पहले इतनी बौखलाहट क्यों है? देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम इस फैसले के खिलाफ जो है आगे मूव करेंगे और अपनी एक लीगल, फाजिल भाई ये बैकग्राउंड कमेंट्री मत करिए, रुक जाइए। लीगल हमारी टीम है और लीगल लोग हैं वो इस पर जो है उनको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जो भी उसके खिलाफ जो होगा हम जाएंगे पिटीशन लेके अपनी और याचिका वहां पर दायर करेंगे और उस पर, मगर हम चाहते हैं इस देश में किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो
मगर जो हमारे विष्णु शंकर जैन विवाद कौन साहब खड़ा हैं कर रहा है? और उनके परिवार के नहीं लोग नहीं, मेहरदीन, विवाद कौन खड़ा कर रहा है? बार बार आपने ये बात ठीक कही, विष्णु शंकर जैन जी ने भी कहा कि आपके पास जो लीगल रेमेडी आप लीजिए, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, आपको री अपील करना है, जो करना है करिए, लेकिन आप पब्लिक फोरम पर ये कहेंगे कि देश टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे जज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अरे जज जानबूझकर फैसला कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप ये कहेंगे पब्लिक फोरम पर? अरे सर, जब ये मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ, आप बार बार हमें मंदिर मस्जिद की तरफ क्यों लेकर आ रहे हैं, जब हमारे देश में और इतने सारे मसले अरे मैं लेकर आया मेहरदीन, कल ये फैसला आया, मैं आज डिबेट नहीं करता, कल कर दिया था। अरे सर सुनिए, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन प्रोफेसर साहब ने जो पहले रह चुके हैं, वो पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे अपने छात्रों को, क्या शिक्षा देते होंगे, और इसी तरीके की कट्टरता की शिक्षा देते होंगे। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक के लिए।